वेब 3 के बारे में सुना है? आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है। इसे इंटरनेट की अगली बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, या यह सिर्फ एक और बड़ा वादा है जो सुनने में अच्छा लगता है? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस वादे के पीछे की हकीकत आखिर है क्या। आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेब 2.0, उसमें असल में हम ही प्रोडक्ट बन गए हैं। हमारा सारा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है और वही उसे कंट्रोल करती हैं। लेकिन वेब 3 का वादा इससे बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि एक ऐसी दुनिया मुमकिन है जहां हम अपने डेटा के मालिक खुद होंगे। मतलब ये एक तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल से निकलकर डिसेंट्रलाइज्ड आज़ादी की तरफ बढ़ने जैसा है। तो वेब 3 के इस पूरे वादे की, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक ही आइडिया में छिपी है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या भला? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंटरनेट जहां किसी एक कंपनी या सरकार का राज न हो। आज तो यही हो रहा है, चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में सारी ताकत है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इसी ताकत को उनसे लेकर हम सब में, यानी पूरे नेटवर्क में बराबर बांट देना। तो सवाल यह है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होता कैसे है? इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे ना एक ऐसी जादुई डिजिटल डायरी की तरह समझिए जिसकी हजारों लाखों कॉपियां दुनिया भर के कंप्यूटर्स में बटी हुई हैं और हर कॉपी एक साथ अपडेट होती है। इसी वजह से कोई एक इंसान इसमें हेरफेर कर ही नहीं सकता। यही टेक्नोलॉजी हमें कुछ कमाल की चीजें देती हैं, जैसे ट्रस्टलेस। इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी बैंक या कंपनी जैसे बिचौलिए पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर है परमिशनलेस, मतलब कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं, किसी से इजाजत नहीं लेनी। और सबसे जरूरी, यूजर ओन्ड, मतलब आपका डिजिटल सामान, आपका डेटा, वो सच में आपका है। अच्छा, वेब 3 को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा, देखना होगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। सबसे पहले था वेब 1.0, जहां हम सिर्फ जानकारी पढ़ सकते थे। फिर आया वेब 2.0, यानी आज का इंटरनेट, जहां हम कंटेंट बना तो सकते हैं लेकिन उसका कंट्रोल प्लेटफॉर्म के पास होता है। और अब बात हो रही है वेब 3.0 की, जो वादा करता है कि हम जो बनाएंगे उसके मालिक भी हम ही होंगे। अब देखिए, ये सारी बातें, ये वादे सुनने में तो बहुत कमाल के लगते हैं, है ना? लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में उतरती है, तब क्या होता है? यहीं पर भारत का मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे इन आदर्शों को एक नई और शक्तिशाली चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है और उसका जो निष्कर्ष है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो ये कहता है कि जिस टेक्नोलॉजी को पावर को बांटने के लिए बनाया गया था, उसी का इस्तेमाल हो रहा है पावर को वापस एक जगह इकट्ठा करने के लिए। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इसको समझने के लिए एक स्क्रिप्ट वाली बात सोचते हैं। देखिए, सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन के साथ एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी, आज़ादी की, डिसेंट्रलाइजेशन की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत जैसी कुछ सरकारें उस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए फिर से लिख रही हैं। तो ये दोबारा लिखने का काम हो कैसे रहा है? मतलब वो क्या बदल रहे हैं? ये सारा खेल हो रहा है भाषा का, शब्दों का, बहुत ही चालाकी से। ये पूरा बदलाव ना 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले नाकामोटो की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थी पूर्ण पारदर्शिता, मतलब सब कुछ सबके सामने। फिर भारत के नीति आयोग ने इस भाषा को बदला। उन्होंने पारदर्शिता की जगह विश्वास शब्द पर जोर दिया। और फिर आया असली मोड़, एक नया शब्द गढ़ा गया, एडजस्टेबली ट्रांसपेरेंट। अब ये सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब है कि पारदर्शिता पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रही। तो आखिर मतलब क्या है इस एडजस्टेबली ट्रांसपेरेंट का? सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम में एक गेटकीपर वापस आ गया है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, जो इस केस में सरकार है। अब वो तय करेगी कि कौन क्या देख सकता है और कौन नहीं। ये तो ब्लॉकचेन के उस मूल विचार के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है ना? और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत सीधा है। जिस बिचौलिए को, जिस मिडलमैन को हटाने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी बनी थी, सरकार अब खुद उसी बिचौलिए की कुर्सी पर आकर बैठ रही है। हाँ, ये बात और है कि सरकार का तर्क कुछ और है। वो कहती हैं कि ये सब बेहतर शासन के लिए किया जा रहा है। उनका ऑफिशियल नारा भी यही है, कम सरकार और ज्यादा शासन। लेकिन ये सुनते ही एक बहुत जरूरी सवाल मन में उठता है। अगर हम ज्यादा शासन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो पूछना ही पड़ेगा कि उस शासन के नियम आखिर बना कौन रहा है? क्या वो ताकत फिर से किसी एक के हाथ में नहीं जा रही? और यहीं पर वादा और हकीकत का असली टकराव देखने को मिलता है। देखिए, वादा था एक परमिशनलेस सिस्टम का, मतलब एक पब्लिक पार्क जैसा, जहां कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं।
लेकिन सरकार जो बना रही है वो एक परमिशन सिस्टम है। ये एक प्राइवेट क्लब की तरह है, जहां गेट पर एक गार्ड खड़ा है और वही तय करता है कि कौन अंदर आएगा। तो चाहे जमीन के रिकॉर्ड्स हों या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, अब सरकार ही तय करेगी कि किसे एक्सेस मिलेगा और किसे नहीं। इस तरह सरकार ही नया बिचौलिया बन जाती है। तो आप थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये कहानी सिर्फ भारत की या सिर्फ ब्लॉकचेन की नहीं है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी की और समाज पर उसके असर की। भारत का ये केस स्टडी ना एक चेतावनी की तरह है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे बड़ी और ताकतवर संस्थाएं डिसेंट्रलाइजेशन और आज़ादी जैसी भाषा का इस्तेमाल करके असल में अपने कंट्रोल को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकती हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर हमें भविष्य में आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी के साथ नज़र रखनी होगी। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई टेक्नोलॉजी विकेंद्रीकरण का यानी पावर को बांटने का वादा करती है, तो असल में उसकी कहानी को, उसकी स्क्रिप्ट को बदलने की ताकत आखिर किसके हाथ में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी और पावर के रिश्ते के बारे में हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।